हाय फ्रेंड्स, ब्राना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते रहे। आज के वीडियो में दोस्तों हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जिक्र करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक है। आप समझेंगे, ये सीखें कि हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी। स्वतंत्रता आंदोलन हमारा और हमारे देश के नागरिकों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा गया था। अंग्रेज भारत में राज करने के लिए नहीं आए थे। अंग्रेज़ों का जो आगमन है वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में अकबर के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई और इस कंपनी को व्यापारिक जो अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार मुगल शासक जहांगीर ने दे दिए थे। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अधिकारी भारत आए थे, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। इन लोगों ने, हॉकिंस, थॉमस रो ने मिलकर के जहांगीर से व्यापार करने का अधिकार भारत में ले लिया था। तो अंग्रेज़ों का भारत में जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो शासन करना बिल्कुल नहीं था। अंग्रेज़ों का प्रारंभिक उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। शुरुआत में व्यापार करते रहे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद मुगल शासन में एक तरह से गैप आ जाता है, रिक्त स्थान आ जाता है। जो शासक मुगलों के आए अयोग्य थे, उनमें शासन सैनिक कुशलता की कमी थी। तो अंग्रेज व्यापार करते करते पूरे भारत का नक्शा इनके दिमाग में सेट हो चुका था और इन्होंने रिक्त स्थान की भरपाई करने का प्रयास किया। बंगाल में 1756 में काल कोठरी की घटना हो जाती है। एक छोटी कोठरी में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया, जिसमें से 123 अंग्रेज मारे गए और 23 जिंदा बचे। इस काल कोठरी की घटना को आधार बनाकर अंग्रेज़ों ने 1757 में एक लड़ाई लड़ी। प्लासी का युद्ध हुआ। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की ओर लॉर्ड क्लाइव ने इस युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध का विजेता बन जाता है लॉर्ड क्लाइव और इस युद्ध के जीतते ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। दोस्तों, यहाँ से अच्छे प्रश्न हैं। किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना की गई? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1757 से। युद्ध को लड़ने वाले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो गई। लेकिन भारतीय लोगों के पास ये उम्मीद थी, क्योंकि मुगल काल में शासन के मुखिया को सम्राट कहते थे। प्लासी के युद्ध में जो भाग लिया वो सम्राट ने भाग नहीं लिया, भाग लिया था नवाब सिराजुद्दौला ने। भारत के लोगों को एक उम्मीद थी कि सम्राट है, सम्राट अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ेगा और अंग्रेज़ों को शासन से बाहर कर देगा। तो 6-7 वर्ष के बाद दोस्तों एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ बिहार में। प्लासी बंगाल में है, बक्सर बिहार में है। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इसे अंग्रेज़ों की ओर से हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे और हमारी तरफ से 3 संयुक्त रूप से सेना लड़ रही थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। हमारे भारत की 3 सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ाई में भाग ले रही थी। खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय सेना लेकर के थे।
अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। दूसरी ओर इन तीनों सेनाओं का के खिलाफ नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो। इस युद्ध का विजेता भी हेक्टर मुनरो बन जाता है। तो जिस अंग्रेजी शासन की स्थापना प्लासी के युद्ध से की गई, उसी शासन को मजबूती देने का काम कर दिया बक्सर के युद्ध ने। अब भारतीय लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में सम्राट खुद मौजूद था। सम्राट से बड़ा पद मुगलों के यहाँ शासन में नहीं होता था। 2 नवाब भी उसकी सहायता में थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अंग्रेजों को झेलने के अलावा भारतीय लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। अंग्रेजी शासन की मजबूती, अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद पूरे भारत को अंग्रेजों ने 3 जगह से कंट्रोल करने का विचार किया। पहला बम्बई, बंगाल, बम्बई और मद्रास, तीनों जगह प्रेसिडेंसी बनाई। प्रेसिडेंसी एज राजधानी मान लें, जहाँ से अंग्रेजी शासन को संचालित किया जाएगा। बंगाल से, बम्बई से और मद्रास से, 3 जगह से अंग्रेज पूरे भारत को कंट्रोल करने का काम करेंगे। एक तरह से ये 3 राजधानी बनाई गई। प्रत्येक प्रेसिडेंसी का जो मुखिया होगा गवर्नर होगा। अब इन तीनों में पहली प्रेसिडेंसी बंगाल थी। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव बनाए गए। तो अंग्रेजी शासन 3 जगह से शुरुआत में संचालित होने लगा। लेकिन 1773 में एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, एक्ट का मतलब है अधिनियम, एक्ट का मतलब है कानून, और कानूनों में मेन प्रश्न होते हैं कि इस कानून से भारत में क्या प्रावधान हुआ। तो रेगुलेटिंग कानून 1773 में आया। इसका मुख्य प्रावधान ये था कि तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर के, बंगाल, बम्बई और मद्रास को मिलाकर के एक प्रेसिडेंसी बना ली गई बंगाल। पहले प्रत्येक प्रेसिडेंसी का मालिक गवर्नर के नाम से जाना जाता था। अब तीनों प्रेसिडेंसी मिलकर के एक बंगाल बन गई, तो गवर्नर का पद भी समाप्त हो गया, एक नया पद आ गया, गवर्नर जनरल। तो 1773 तक भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी जो प्रेसिडेंसी बैठता था गवर्नर कहलाता था। 1773 से गवर्नर जनरल बनने लगे। बात करें भारत की जनता की, तो भारत की जनता को गुलामी का बहुत लंबा अनुभव था। 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने से कंटिन्यूस गुलाम चले आ रहे थे। पहले तुर्कों के गुलाम हुए, फिर अफ़गानों के गुलाम हुए, फिर मुग़लों के गुलाम हुए, फिर बीच में फिर अफ़गानों के गुलाम हो गए, फिर मुग़लों की गुलामी में आ गए। उसके बाद उसी रोटेशन में अंग्रेज़ों की गुलामी हमारे हाथ लगी। तो भारत के लोगों को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि गुलामी में निश्चित रूप से अंतर आने लगा है, क्योंकि मुग़लों की शासन में, मुग़लों की गुलामी में विशेष बात ये थी कि मुग़लों ने भारत का पैसा भारत में लगाया। मुस्लिम जो शासक थे भारत के पैसे को भारत में लगाते थे, जैसे ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवा दी, बीबी का मकबरा बनवा दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। लेकिन अंग्रेज धन निष्कासन के सिद्धांत पर चल रहे थे। पूरे भारत के पैसे को खींच करके ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। केवल 100 साल में मुसलमानों से जितना 550 वर्षों में नहीं भुगते, इतना अंग्रेजों से 100 साल में भुगत गए। अंग्रेज प्लासी के युद्ध से शासन में आए, 100 साल होंगे 1857 में। तो इन 100 वर्षों में भारत का हर वर्ग अंग्रेजों से दुखी हो गया था। जैसे किसान वर्ग की बात करें, अंग्रेजों से बेहद परेशान हो गया, क्योंकि किसानों पर भारी कर लगा दिए गए। जो किसान दिन रात खेत में भाग रहा है, उसी के बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं। पूरा जो अन्न है, पूरा अनाज है, टैक्स के रूप में अंग्रेज उससे ले लेते हैं। तो किसान वर्ग दुखी था भारी कर की वजह से। शासक वर्ग, राजा महाराजा भी, रियासतों के जो राजा महाराजा थे अंग्रेजों से दुखी थे। उनके दुखी होने का कारण डलहौजी की राज्य हड़प नीति। एक गवर्नर जनरल हुए भारत में डलहौजी, राज्य को हड़प करते थे। राज्य हड़प नीति से मतलब है यदि किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र या गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
यदि किसी भी रियासत का राजा बिना संतान के मर जाता है तो उसकी रियासत सीधे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली जाएगी, उस रियासत का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अवध का, सतारा का और झांसी का हड़प अंग्रेजों ने कर लिया था। तो और राजा महाराजा भी चिंतित होने लगे थे, कल के दिन हमारे संतान नहीं हुई तो अंग्रेज हमारी रियासत का भी सत्यानाश कर देंगे। तो राजा महाराजा अंग्रेजों से बहुत दुखी हो गए थे। किस कारण से? राज्य झड़प नीति के कारण। सैनिक कारण या मुख्य कारण या तत्कालीन कारण। मुख्य सैनिक तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफलों के चर्बी लगे कारतूस। अंग्रेजों की फौज में जो सिपाही भर्ती होते थे वो भारत से ही भर्ती किए जाते थे। अंग्रेज सेना में होते थे लेकिन केवल अधिकारी वर्ग में होते थे, अधिकारी बनकर ही सेना में आते थे। सिपाही जो लोग लिए जाते थे वो भारत से लिए जाते थे। अंग्रेजी जो सिपाही भारतीय नागरिक थे उनके हाथ में एनफील्ड राइफलें होती थी। उन राइफलों में जो कारतूस लगते थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। गाय हिंदू सैनिक है, गाय पवित्र पशु है, मुंह से खोलेगा तो गाय का मांस लगेगा। मुसलमानों में सूअर को हराम माना गया है। मुसलमान सिपाही यदि उसको मुंह से खोलेगा तो उससे सूअर का मांस लगेगा। तो दोनों तरह के सैनिकों का, चाहे हिंदू सैनिक हो चाहे मुस्लिम सैनिक हो, धर्म नष्ट होने का अंदेशा था। इसलिए सैनिकों ने मिलकर के, शासक वर्ग ने मिलकर के, किसानों ने मिलकर के, सब ने दुखी होकर के आज़ादी का जो पहला प्रयास भारतीय नागरिकों ने किया वो 1857 की असफल क्रांति के रूप में किया। ये क्रांति सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन भारत के लोगों ने आज़ादी के लिए पहला प्रयास कौन से वर्ष में जाकर के किया? तो 1857 में किया। और वो क्रांति भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति के नाम से फेमस है। लेकिन ये क्रांति पूरी तरह से असफल हो गई। असफलता के कुछ कारण थे, जैसे अंग्रेज धन संपदा में भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों से आगे थे। अंग्रेजों के पास जो हथियार होते थे हमारे क्रांतिकारियों के पास नहीं होते थे। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शासक वर्ग डलहौजी की राज्य झड़प नीति से परेशान है तो ये क्रांतिकारियों को साथ देंगे, लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने काम किया और शासक वर्ग को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। क्रांतिकारियों का साथ शासक वर्ग ने नहीं दिया, ये उल्टे विरोध में उतरे। इसके अलावा और कारणों पर गौर करें तो क्रांति का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था। आप देख लें, छोटे घर परिवार में भी यदि एक घर में 10 मुखिया होते हैं तो उस परिवार की बर्बादी निश्चित है। तो उसी तरह से क्रांति में पूरे भारत का नेतृत्व कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था। इस क्रांति का बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी पश्चिमी बंगाल की बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक सिपाही थे, लेकिन इस क्रांति का नेतृत्व अलग अलग जगह से अलग अलग लोग कर रहे थे। आप जानते भी हैं, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कर रहे थे। जगदीशपुर बिहार है, वहाँ से कुंवर सिंह इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। झांसी है, वहाँ से इस क्रांति का नेतृत्व लक्ष्मीबाई कर रही थी। कानपुर से क्रांति का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। ग्वालियर से इस क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। बरेली से खान बहादुर खान कर रहे थे। खान बहादुर खान कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे।
तो अलग अलग स्थानों से क्रांति का नेतृत्व अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे। राजस्थान से कुशाल सिंह लड़ाई लड़ रहा था। तो इस क्रांति का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होने के कारण ये क्रांति सफल नहीं हो पाई, ये क्रांति असफल हो गई। इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल 1773 से भारत का अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तो जब ये क्रांति हुई आपके देश में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अंग्रेजों ने इस क्रांति का पूरी तरह से दमन कर दिया। हमारे क्रांतिकारियों को भारी यातनाएं दे करके, काले पानी की सजा दे करके, जेलों में डाल करके, चक्की पिसवा करके मार दिया गया बेरहमी से, ताकि भारत के लोग आगामी समय में कोई क्रांति या आंदोलन के बारे में कोई विचार नहीं करें। उन्होंने बुरी तरह से इस क्रांति का दमन किया। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को सीरियस लिया। तो इस क्रांति के बाद अंग्रेज 1858 में एक कानून लेकर के आए, भारत शासन अधिनियम। इस वीडियो में हम दूसरे अधिनियम या दूसरे कानून का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग कानून आया, जिससे तीनों प्रेसिडेंसी मिलाकर के एक बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई गई। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर का पद समाप्त किया गया, गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया। अब आपको सीखना है 1858 के भारत शासन अधिनियम से क्या प्रावधान किया गया। तो एक प्रावधान तो ये हो गया कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट का शासन भारत में शुरू किया गया। तो आप सीख लें, भारत में 190 वर्षों तक लगभग अंग्रेजों ने राज किया और वो अंग्रेजी शासन दो हाथों से चलाया गया। अंग्रेजी शासन शुरू में करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसका शासन अपन मान लें 1757 से लेकर के इस अधिनियम तक। 1858 में आकर के कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अगला शासन करने वाला ब्रिटिश सम्राट था। 1858 से 1947 तक अंग्रेजी शासन की जो बागडोर संभाली वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा संभाली गई। तो आपके देश में जो अंग्रेजी शासन चला है वो दो हाथों से चलाया गया था। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 से 1858 तक। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, कंपनी का शासन समाप्त किया गया। ब्रिटिश सम्राट के शासन की शुरुआत हुई 1858 से 1947 तक चलाया गया। इसी कानून के द्वारा भारत से गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और वायसराय का पद शुरू किया गया। तो देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों के अधिकारी तीन रहे। शुरुआत में प्रेसिडेंसियों में गवर्नर होते थे 1773 तक। 1773 से गवर्नर जनरल बनना शुरू हुए, 1858 तक बने। 1858 में कंपनी विदा हो गई, ब्रिटिश सम्राट आ गया। ब्रिटिश सम्राट के आते ही गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त हो गया और उसकी जगह किसका पद आ गया? वायसराय का। अब एक खास प्रश्न आता रहता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय, इन दोनों का उत्तर लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी लॉर्ड कैनिंग कर रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी होने के कारण गवर्नर जनरल कहलाता था। 1858 में पद समाप्त हो गया, ब्रिटिश सम्राट का शासन आ गया, उसने वायसराय बनाना शुरू किया तो कैनिंग को ही ले लिया था। तो कैनिंग अंतिम तो गवर्नर जनरल है भारत का और प्रथम क्या माना गया है? वायसराय माना गया है। दोस्तों, क्रांति समाप्त हुई, क्रांतिकारियों का अंग्रेजों ने बुरी तरह से दमन कर दिया, लेकिन अगले 10-20 वर्षों तक भारतीय लोग पूरी तरह से शांत हो गए,
क्रांति आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने का जज्बा किसी में शेष नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने 1857 का अंग्रेजी तांडव देखा। लेकिन 10-20 वर्षों के बाद भारत की आज़ादी के लिए संगठित जो प्रयास किया वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन ने किया। आपसे पूछा जाए देश को आज़ादी दिलाने का श्रेय किसको है, तो देश को आज़ादी दिलाने का श्रेय कांग्रेस को है। और कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियम होम के द्वारा की गई थी। तत्कालीन समय पर भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। देश से अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का जो काम किया वो कांग्रेस ने किया। यहाँ से प्रश्न है, हर एग्जाम में मैन है, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियम होम थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। शुरुआत में डफरिन ने ही, खास बात यह है कि कांग्रेस की स्थापना में सहयोग डफरिन ने किया। डफरिन कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में जानते, ये प्रेशर कुकर में लगा रहता है सेफ्टी वाल्व, भाप ज़्यादा बने कुकर फटे नहीं, वाल्व में होकर के निकल जाता है। डफरिन का ये दिमाग काम कर रहा था कि कांग्रेस नाम की संस्था बने तो अंग्रेज और भारतीय जनता के बीच में काम करे। जनता को कोई भी समस्या हो कांग्रेस को बताए, कांग्रेस अंग्रेजों को बताएगी, तो कांग्रेस कड़ी के रूप में काम करेगी। अंग्रेज और भारतीय जनता के बीच में कड़ी के रूप में काम करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की मानी गई। डफरिन को यह पता नहीं था कि कांग्रेस ही तेरे को समाप्त कर देगी। कांग्रेस की स्थापना हुई। अब बात करें कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1947 तक 62 वर्षों का समय है। कांग्रेस ने 62 वर्षों तक लगातार आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ। तो कांग्रेस के इस 62 वर्ष के समय को हम 3 युगों में डिवाइड कर सकते हैं। कांग्रेस के युग थे 3। पहला युग था उदारवादी युग, 1885 से 1905। दूसरा था उग्रवादी युग, 1905 से 1919। तीसरा युग था गांधी युग, 1919 से 1947। तो स्थापना से लेकर के आज़ादी तक 62 वर्षों का जो कांग्रेस का समय है उसे 3 युगों में बांटा गया है। कांग्रेस का पहला युग आया उदारवादी युग, लगभग 20 वर्षों तक चलन में रहा, 1885 से 1905। जैसा नाम है वैसा काम है, उदार नम्र ढंग से अंग्रेजों में विश्वास प्रकट करते हुए आज़ादी का प्रयास करना। इस युग के कुछ नेता हुए, प्रश्न आ भी जाते हैं, निम्न में से उदारवादी युग का नेता नहीं था कि प्रश्न आ जाते हैं। तो इस युग में एओहू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी युग के प्रमुख नेता थे। ये अंग्रेजों से कोई भी शिकायत नहीं रखते थे, ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, अंग्रेजों के बारे में पॉजिटिव सोचते थे, नेगेटिव नहीं सोचते थे। ये इनका ऐसा मानना था कि अंग्रेज नहीं होते तो भारत में रेल नहीं होती, अंग्रेज नहीं होते तो पश्चिम की संस्कृति का हमको ज्ञान नहीं होता, अंग्रेज यदि भारत में नहीं आते तो हमें अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा का ज्ञान नहीं होता। तो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इस युग के नेताओं को पूरा विश्वास होता था। ये अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी काम करते थे तो उसको एक तरीके से करते थे, एप्लीकेशन लिख करके अपनी समस्याओं से अवगत कराते थे और उम्मीद रखते थे कि इनका समाधान जल्द होगा। लेकिन एक तरह से हाथ जोड़ने का युग था। 20 वर्षों तक कांग्रेस के नेता अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ते रहे,
लेकिन हाथ वहीं जोड़े जाने चाहिए जहां हाथ जोड़ने की कद्र हो। अंग्रेजों ने इनकी कोई कद्र नहीं की। 20 वर्षों के बाद 1905 में देश गुलाम बना हुआ था। तो इनकी खिलाफत में युवा वर्ग सामने आया, जिसका नेतृत्व लाल बाल पाल कर रहे थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उनका ये मानना था कि यदि उदारवादी नेता सब मर जाएं तो हम आज़ादी 2 दिन में ले सकते हैं। अंग्रेज हाथ जोड़ने से आज़ादी नहीं देंगे, गोली चलाने से आज़ादी देंगे। तो अगले युग में जाकर के, उदारवादी युग में जाकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभालने का जो काम किया युवा वर्ग ने किया, उग्रवादी युग में किया। उग्रवादी युग 1905 से 1919 तक चलन में था। इस युग में लाल बाल पाल आए, गोली चलाने में पूरा विश्वास, अंग्रेजों के खिलाफ मारकाट का अभियान चलाओ, अंग्रेज डरेंगे और भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन ये बात तो सत्य है कि हाथ जोड़ने से अंग्रेज नहीं गए, लेकिन ये भी बात सत्य है कि 1919 में भी ये देश गुलाम बना हुआ था। गोली चलाने से भी अंग्रेज भारत को छोड़ करके नहीं गए। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने, जब वो भारत आए, उग्रवादी युग चल रहा था, गोली चलाने का युग चल रहा था। गांधी जी पहले उदारवादियों से मिले, पूछा आज़ादी की लड़ाई तुम कैसे लड़ रहे हो, तो हाथ जोड़ करके लड़ रहे हैं। लाल बाल बुलाए, आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ रहे हो, तो गोलियों से लड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने ये कहा कि तुम दोनों युग के नेता मिलकर के देश को आज़ाद नहीं कर सकते, हाथ जोड़ने से अंग्रेज नहीं जाएंगे। लेकिन लाल बाल पाल को गांधी जी ने यह भी बताया कि गोली चलाने से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि गोली अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच में चलती है। अंग्रेज गोली चलाए और 2 क्रांतिकारी मर जाएं तो भारत के मरे, क्रांतिकारी गोली चलाएं और अंग्रेजों के सिपाही मरे तो अंग्रेजों के सिपाही भी तो भारत के हिंदू मुसलमान होते थे। तो किसी भी साइड से गोलियों से मरने वाले होते भारतीय ही थे। इसलिए अंग्रेज भारत को छोड़ करके नहीं जाएंगे। गांधी जी ने ये बात बताई कि अंग्रेज लोग व्यापारी लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, जब तक भारत में इनका व्यापार समृद्धता से चलेगा ये देश को छोड़ करके नहीं जाएंगे। जैसे ही इनकी इनकम कट हो जाएगी, इनका व्यापार कट हो जाएगा, स्वतः ही बोरी बिस्तर बांध करके ये बाहर चले जाएंगे। तो गांधी युग 1947 तक चला। बहिष्कार की नीति, धरना प्रदर्शन की नीति, अहिंसा की नीति पर चला और देश को आज़ादी मिली 1947 में। तो ऐसे कांग्रेस की स्थापना से आज़ादी तक 3 युग बनाए जा सकते हैं, उदारवादी, उग्रवादी और गांधी। उदारवादी 1885 से 1905, उग्रवादी 1905 से 1919, गांधी 1919 से 1947। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बेसिक को पढ़ा है, कांग्रेस की स्थापना तक पढ़ा है। आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।